बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा क्लास है, हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द असेसमेंट। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द असेसमेंट एंड इट्स टाइप एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट एंड इट्स वैलिडिटी एंड reliability and different type of the test in the classrooms. Okay, so this lecture is very important in the perspective of teaching license text. आज का लेक्चर के जो भी ये वीडियो है इसमें से जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक या दो क्वेश्चन लाजमी आ जाएं पेपर में। तो इस वीडियो को आप गौर से देखना एंड तक, ताकि ये चीज़ें आपको समझ आ जाएं। एज आप टीचर हैं तो फिर भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसको समझने के लिए टेस्ट जो भी हम कंडक्ट करते हैं या क्लासरूम असेसमेंट होती है वो क्या होती है और क्यों होती है, किस वजह से हम लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, आई ऑलवेज मेक अ हैंड आउट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द टीचिंग लाइसेंस टेस्ट। मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, उस पर डिस्कस करता हूँ वीडियो पे, या तो ये जो टीचिंग का हैंड आउट है बाय द स्टीडा, वहाँ से मैं हैंड आउट लेता हूँ, क्योंकि उनका वैलिड होता है अकॉर्डिंग टू क्लासरूम। उनका रिसर्च बेस जो है हैंड आउट होता है, तो इसलिए मैंने वही लिया है और उसमें से ही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द असेसमेंट। ओके, बेसिकली असेसमेंट होती क्या है आप सबको पता होगा। ठीक है ना, हम जब भी ग्रेड 1 से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जब जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं वो सारी क्या होती है, वो असेसमेंट होती है। एक एंट्री टेस्ट होती है, ठीक है, फिर उससे लेके जो मिड टर्म्स होते हैं, फाइनल टर्म्स होते हैं, या आप बच्चों के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, या आप टेस्ट के लें, क्लासरूम टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल आर द असेसमेंट। ओके, अब असेसमेंट की हम डेफिनेशन को पढ़ें या समझें वो क्या है, तो इसको आप सही से समझें और देखें। ठीक है, assessment is an internal component of teaching that provides basis for the further improvement. Okay, assessment एक internal component है जो कि provide करता है हमें जो further जो improvement जो है वो क्लासरूम में कैसे आ सके। जैसे कि हम क्लास में पढ़ाते जाएं और हम टेस्ट नहीं लें तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है बच्चे वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उनको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। So assessment is most important in the classroom, so that we understand that what we are teaching to pupils, that they are understanding or not. Okay, तो इसको हम समझने के लिए हमें क्या करना होगा, असेसमेंट लेनी होती है। असेसमेंट फोकस ऑन द व्हाट स्टूडेंट नो दैट they are able to do and what values they have when they receive their education. It is a systematic collection, review and use of information about the instructional approach to improve students learning. ठीक है, असेसमेंट जो है फोकस करता है स्टूडेंट जो है क्या जानता है, what know and और what they are able to do, क्या कर सकता है, what values they have they receive in their education इन सिस्टमिक कलेक्शन। जो सिस्टमिक आप कलेक्शन देखें, हम जो भी टेस्ट लेते हैं या एंट्री टेस्ट ले लें, मिड टर्म फाइनल टर्म जो भी ये होती हैं, तो उसके हम क्या है डेटा सिस्टमेटिक कलेक्शन जो है, रिव्यूज़ जो है हम लेते हैं इंफॉर्मेशन उनसे, और स्ट्रक्चरल अप्रोच के हिसाब से जो बच्चों को जो है और लर्निंग को जो है और इम्प्रूव कर सके, हम उसको जो है और जो है उसमें सुधार ला सके। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है ये आपकी असेसमेंट है, इसकी डेफिनेशन जो है आई होप आपको समझ आई होगी। अब इसके जो है टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। देयर आर मेजर 3 टाइप्स। ओके, देन देयर इज़ अ फोर्थ वन, परफॉर्मेंस असेसमेंट। ओके, अब ये जो हम नीचे देख रहे हैं आप सब, तो ये जो हैं ये टाइप्स हैं असेसमेंट के। ठीक है, असेसमेंट के अब हम इसमें जाएंगे। फर्स्ट जो हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट को देखेंगे। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ से। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में वैसे ही आपको बता दूं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो होती है जो किसी चीज़ का हम जायज़ा ले सके। आप जो है इसकी सिंपल वर्ड से ये समझ सकते हैं
जब कोई स्टूडेंट हमारे पास क्लासरूम में एग्जांपल हो या आप वैसे ही किसी इदारे में जाते हैं तो आपकी पीरियड जो प्रीवियस नॉलेज है उसको असेस करने के लिए हम जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि प्रीवियस क्लासेस में जो है बच्चा क्या सीख के आया है और उसके बाद उसके पास जो है कौन सी जो है नॉलेजेस हैं या नहीं है, कहाँ पे जो है गैप्स हैं, तो हम उसके हिसाब से जो है बच्चों को आगे तालीम दे सकें। तो जो हम उनसे टेस्ट लेंगे या डायग्नोसिस असेसमेंट करेंगे तो हम उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, बच्चा एक 7वीं मतलब कि 8वीं क्लास में पढ़ के आया है, तो हम 9वीं क्लास में जब वो आएगा तो उससे टेस्ट लें कि इसने जो है कोर्स कहाँ तक समझा है या नहीं। अगर क्लासरूम में एक टीचर जाता है, ठीक है, क्लास क्लास जाके लेता है, तो वो क्या करेगा, वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेता है। जो क्वेश्चंस जो है आप ऐसे ऐसे कहें कि प्रीवियस मोटिवेशन के क्वेश्चंस जो हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस जाके क्लासरूम्स में जो फर्स्ट टीचर आया है उसको नहीं पता है कि बच्चों की अप्रोचेस क्या हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, तो वो क्या करेगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट में वो सिंपल क्वेश्चंस करेगा बच्चों से जो कि इंटर कनेक्टेड या इंटर रिलेटेड होंगे प्रीवियस नॉलेज से, जो अभी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वो जो होगा प्रीवियस क्लास से जो है अटैच होगा। तो उससे पता चलेगा कि इन्होंने जो प्रीवियस क्लास है उसमें सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जो अब मैं बात करूँगा वो किस लिहाज से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इस लिहाज से हम जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेते हैं या करते हैं, ठीक है। अब हैंडआउट को हम डिस्कस कर लें। ठीक है, हैंडआउट में लिखा हुआ है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट आल्सो नाउन एज अ प्री असेसमेंट, ठीक है, प्री असेसमेंट, ठीक है। अब प्री असेसमेंट प्रोवाइड्स टीचर with the information about the student prior knowledge and misconception before beginning a learning activity। ठीक है, अब मिसकंसेप्शन से हम बचने के लिए मैंने आप जैसे कह दिया कि क्लासरूम में नया टीचर आया तो उसको कैसे पता चलेगा कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या इनको कितनी नॉलेज है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेगा। तो मिसकंसेप्शन जो है वो हम जो है उसको समझ के जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Before beginning a learning activity, it may be conducted at the beginning of a term, a unit of students, or whenever information about the prior learning is helpful. Teacher may use diagnostic assessment to find out what students know and can do, identify student strength and plan instruction which build on extend those strengths, okay। अब जब हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेते हैं, जो हमारे पास डेटा कलेक्शन होता है, तो उससे पता चल जाता है कि जो ये क्लास है या ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके पास स्ट्रेंथ्स कौन सी है और वीकनेसेस कौन सी है, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में जो है उसे नॉलेज हो जाएगी तो बच्चों को पढ़ाने में जो है आसानी होगी और समझाने में भी कि अब इनके आगे या इनसे जो है किस जो लेवल तक की जो बात है वो मैं कर सकता हूँ जो इनको समझ आ सके, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी असेसमेंट आ जाती है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट ही। अब यहाँ आप देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में मैं पहले ही आपको बता दूँ हैं बिफोर रीडिंग दिस हैंड आउट कि फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो कि हम लेते हैं जो क्लास चल रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास, अगर क्लास में हम देखें कि बच्चे जो है वो ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उनकी अटेंशन लेने के लिए जो जो मैं समझा रहा हूँ क्या उनको समझ आ रहा है, या लर्निंग को जो है बेहतर बनाने के लिए हम बीच में क्वेश्चंस करते हैं, उनसे कहते हैं ये चीज़ क्या है, ये है, ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, तो उसमें से ही हम कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चों से करते हैं, तो वो हमारी क्या है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। डिफरेंट एग्जाम्पल भी हैं इसके, ठीक है, लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि एक लेसन चल रहा है, ठीक है ना। तो हम उसके दौरान जो है बच्चों से एक्टिव लर्निंग करने के लिए उनको जो है उनकी ध्यान जो है हमारे बोर्ड पे या हमारे टीचर की यहाँ करने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि बच्चे जो हैं गौर से ये चीज़ें समझें, ठीक है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसको कहते हैं।
अब इसके हैंड आउट पढ़ते हैं, ठीक है ना। हैंड आउट में लिखा है इट रिफर्स टू द a wide variety of methods that it is used to conduct process of evaluation of the students' comprehension, learning needs, and academic progress during a lesson. The goal of formative assessment is to monitor student learning to provide ongoing feedback to improve their learning. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको इससे पहले इसका ओवरव्यू बताया कि हम ड्यूरिंग लेसन जो है वो उनसे बात करते हैं और उसमें क्या लिखा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए करते हैं कि मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग जो है प्रोवाइड कर सकें और उनको फीडबैक जो है ऑनगोइंग जो लेसन है उस पर दे सकें ताकि हमारी लर्निंग जो है मोर इम्प्रूव हो सके। ठीक है, आई होप दिस you have understood about the formative assessment as well. We will discuss the third one. Okay, the summative assessment. जो summative assessment है वो इन तीनों से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हम मोस्टली क्लास में जो है हम लेते हैं। ठीक है ना। अब ये ठीक है, ये हमारी क्या है, सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट जो है वो इवेल्यूएट करता है या असेस करता है बच्चों की नॉलेज जब हम जो लेसन प्लान है जब ख़त्म होता है या हमारा कोर्स एंड हो जाता है या जो हमारे मिड फाइनल टर्म्स जो होते हैं या फाइनल एग्ज़ाम्स एनुअल एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हम सम्मेटिव असेसमेंट लेते हैं तो मतलब कि कोर्स ख़त्म हो गया, लेसन जो है हमारा या सब्जेक्ट जो है वो एंड हो गया। जो एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है, एंड ऑफ द क्लासेस जो हैं, हम अकॉर्डिंग टू देयर हम बच्चों से जो है सम्मेटिव असेसमेंट जो है उनकी करते हैं। ठीक है, अब सम्मेटिव असेसमेंट में जो है हम उनसे जो भी जो क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो भी टेस्ट वगैरह है वो लेते हैं, वो हमारी क्या आ जाती है, वो सम्मेटिव असेसमेंट में आ जाती है, क्योंकि वो हम एंड इन द एंड ऑफ द क्लास जो है बच्चों से लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हैंड आउट पढ़ते हैं इसके बारे में कि हैंड आउट में क्या लिखा है। Summative assessment evaluate student learning skills acquisition and academic achievement at the conclusion of a defined instructional period. It is used to assess the benchmark performance of the student. ठीक है, अब हैंड आउट पे आप देखें कि आपको ये कह रहा है कि एवेल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग स्किल जो है उन्होंने जो भी सीखा है एकेडमिक जो उनकी अचीवमेंट हुई है उनके कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, जो पीरियड डिसाइड किया गया था, ठीक है ना, तो उसके मुताबिक जो है हम उनसे जो है असेस करते हैं उनकी बेंचमार्क परफॉर्मेंस जो है ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक ग्रेड जो है वो मिसाल के तौर पे एक बच्चा छठी क्लास में है, उसने छठी क्लास एनुअल जो है हम रखा होता है या कहीं पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो हम जो उनका पीरियड है वो डिसाइडेड पीरियड होता है, उसके हिसाब से जो हम उनसे जो भी टेस्ट लेंगे कि हम इसको जो है नेक्स्ट जो क्लासेस में है वो उनको नेक्स्ट क्लास दे सकें। जैसे कि छठी का बच्चा है उसको सातवीं में हम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो असेसमेंट करेंगे जो भी उसने सीखा है क्लासरूम में, तो वो हमारी सम्मेटिव असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, एट द कंक्लूजन डिफाइन इंस्ट्रक्शनल पीरियड इट इज यूज्ड टू असेस द बेंचमार्क परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। आई होप दिस you have understood about the summative assessment as well. Okay, we will discuss now the last one. अब इसमें लास्ट में जो है दिया गया है परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, अब परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है। परफॉर्मेंस असेसमेंट इज़ वन विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट they have mastered the specific skills and competencies by performing activities something। ठीक है, अब पीटी टीचर जो है आप कहेंगे स्पोर्ट्स टीचर है, उसने कोई स्पेसिफिक स्किल जो है मैच खेलने की, वॉलीबॉल जो भी मतलब फ़िज़िकल स्किल्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उसने सीख ली है, तो हम उसकी जो असेसमेंट लेते हैं
ठीक है ना, वो परफॉर्मेंस बेस होती है, जो उनसे परफॉर्मेंस करवा के जो हम जो उनसे असेसमेंट करते हैं, इस लिहाज से तो उसको हम परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास, जो इसका पार्ट है। ठीक है ना, ठीक है, ये आप कहेंगे जो हमने असेसमेंट की बात कर रहे थे, ये असेसमेंट जो हम किस तरीके से लेंगे, ठीक है ना, जो तरीके होते हैं या टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब उनके जो कंपोनेंट्स है वो यही हैं। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट बात करेंगे। एमसीक्यू जो है आज आपको यह भी समझ आ जाएगा कि जो सीआरक्यू आप सब ने जो है नई बात सुनी थी, जैसे कि बहुत से क्वेश्चन कर रहे थे कि सीआरक्यू क्या है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो आज वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। टेस्ट एंड एवेल्यूएशन का जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है सिलेबस में, तो उस लिहाज से हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि सीआरक्यू क्या है और कैसे जो है इसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये पार्ट हैं असेसमेंट के, और जो है हम आपने जो है इसको समझना ऐसे है कि व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ द टेस्ट, व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ द टेस्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टेस्ट बेस्ड एमसीक्यूज, ईआरक्यू, सीआरक्यू। ठीक है, उसका पर्पस क्या है, व्हाट की स्टेप्स टू प्रिपेयर टेस्ट। ठीक है, इन पर्सपेक्ट में जो ये क्वेश्चंस है आप जो हैं समझेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हैंड आउट हम पढ़ते हैं। टेस्ट एंड इंटरनल पार्ट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, टेस्ट आप समझ गए होंगे कि जो भी हम टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, आप जो सिलेबस के हिसाब से जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, बेसिकली हम उसके हिसाब से ही जो है टेस्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेस्ट के बारे में कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है कैसे होती है और टेस्ट क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, एज अ टीचर वी आर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ टेस्ट, हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट। ठीक है, आप सब ने एमसीक्यूज पेपर बनाया होगा कभी, या जो आपने क्लासरूम में जब भी टेस्ट लेते होंगे, जब आपका चैप्टर एंड होता है या आपके मिड टर्म्स होते हैं, या हमने भी खुद जो है इस प्रोसेस से हम होकर आए हैं, तो ये चीज़ें हमें समझ आई होगी कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन आज इनको डिटेल से हम समझेंगे कि वो टेस्ट जो है हम कैसे बनती है या कैसे हम बनाएंगे या हम बनाते थे। ठीक है, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ कि ताकि हम इसको बेहतर नमूने से समझ सकें। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, सो इन दिस सिलेबस वी इन दिस सिलेबस इट इज़ डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। ठीक है, हैंड आउट में 12.2 में जो है हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टेस्ट जो है हम इसको हम पहले भी समझ चुके हैं, और टेस्ट क्या होती है आप सबको पता होगा। लेकिन इसको हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन जो है टेस्ट को हम बनाते कैसे हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, जो ये चीज़ें हैं, ये सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। टेस्ट जो है वो टेस्ट इज़ एन इंटरनल पार्ट। ओके, इंटरनल पार्ट ठीक है, टेस्ट is an internal part of the teaching and learning process. Teachers normally administrate various tests which face an issue of reliability and validity. Since teachers have to provide feedback to their students on their performance in the test, it should be accurate and explicit, otherwise the student will be misled. Teachers are encouraged to conduct formative tests to find out the immediate learning difficulties and suggest remedies for the improving students' learning outcome. However, teacher may note that summative test covers instructional objectives and contain areas at the end of the course. ओके, यहाँ पे भी जो भी हम प्रीवियसली डिस्कस करके आए हैं, ठीक है ना,
कि हमारी समेटिव असेसमेंट क्या है या फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसके बारे में आप इसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें है कि टेस्ट हम बनाएंगे कैसे, वो जो असेसमेंट लेंगे तो हम किस तरीके से लेंगे, ठीक है। जो इंटरनल पार्ट होता है हमारे सिलेबस का, जो हमारी लर्निंग का जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम टेस्ट लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर जो टीचर है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है एज अ, जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है उसको देखता है, कि उसके इशू को देखता है कि वैलिडिटी है या रिलायबिलिटी जो है वो है या नहीं है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी के बारे में आप सोच रहे होंगे, रिलायबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे, रिलायबिलिटी होती क्या है और कैसे जो है क्लासरूम में रिलायबिलिटी को देख के हम टेस्ट बनाएंगे। सिंस टीचर हैव टू प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है, टीचर जो है उनकी परफॉर्मेंस जो टेस्ट होती है उसके हिसाब से हम जो है उनको जो है फीडबैक देते हैं, उनको समझाते हैं। जो है टेस्ट जो होती है वो क्या होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट किस लिहाज से, ठीक है ना, ऐसे ना हो कि हम जो पढ़ा के आए हैं वो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस हों। जैसे ये हम हमारे यहाँ ऐसा ही होता था कि कभी कभी ऐसे होता था कि हम जो पढ़ते थे वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता था और कहीं से एक और क्वेश्चन जो है या दो क्वेश्चन जो है कहीं और से आ गए या किसी और सब्जेक्ट से आ गए, ये तो टेस्ट नहीं एक्यूरेट नहीं हुआ ना। जो हम सीखे हैं क्लासरूम में, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी हम करिकुलम पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं उसमें क्या दिए होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इन द एंड ऑफ दिस लेसन और बुक जो है स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न, जो उस लिहाज से जो है हम टेस्ट को जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे हैंड आउट के या बुक के, तो उस हिसाब से जो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन हो। ऐसे ना हो कि कहीं और से हम क्वेश्चन दे दें। जैसे कि ऐसे होता था, मैंने एग्जांपल दे रहा था कि क्वेश्चन 1 या 2 कहीं आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते तो स्टूडेंट क्या है उसमें मिसलीड हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि वो जो है नर्वस हो जाते हैं अटेम्प्ट करने में, ठीक है ना। टीचर इंकरेज कंडक्ट फॉर्मेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट इमीडिएट लर्निंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। अब फॉर्मेटिव हमने डिस्कस किया था, फॉर्मेटिव टेस्ट क्या है, फाइंड आउट द इमीडिएट लर्निंग, ठीक है। इमीडिएट जो ड्यूरिंग क्लास हम सीख रहे हैं तो टीचर क्या करता है, वो इमीडिएट लर्निंग जो है डिफ़िकल्टी जो है उसमें उसको समझ आता है कि सजेस्ट रेमेडीज़ फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। Teacher may note that summative tests cover the instructional objective and contain areas in the end of the course, ठीक है। टीचर जो है वो नोट कर ले कि जो समेटिव टेस्ट है वो कवर करता है क्या, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, जो सिलेबस और हमारे हैंड आउट में दी हुई होती है तो उसमें जो है कवर कर रहा है। एंड ऑफ द कोर्स जो भी चीज़ें हैं, जो भी एरियाज़ हैं उसको जो है कवर करे और उसके मुताबिक जो है टेस्ट कंस्ट्रक्ट करे। बेसिकली टेस्ट होती क्या है, व्हाट द टेस्ट इज प्रिपेयर इन अ वे दैट क्वेश्चंस आर कंसिस्टेंट एंड स्ट्रेट एंड स्कोर इन अ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड मैनर, ठीक है। अब हम देखें, हम जो भी टेस्ट देते हैं, अब हम टीचिंग लाइसेंस की अभी बात कर लें या जो भी हम प्रीवियसली टेस्ट देकर आए हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो प्रॉपर हमें पता होगा कि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसकी 100 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन की 1 मार्क्स हैं, ठीक है, वो MCQs बेसिस पे है। तो ये क्या है, ये एक टेस्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, एक मैनर, और उसका स्कोर भी जो है उस लिहाज से है, तो इसको हम टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो है आप में सब जो हैं गुजर चुके हैं, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि जो टेस्ट जो है वो प्रिपेयर जाए उसमें क्वेश्चन जो है कंसिस्टेंट हो और एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिसमें स्कोर जो है प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड मैनर का होना चाहिए, सही है। अब यहाँ पे बात आ रही है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रिलायबिलिटी, ठीक है, ये क्या है, रिलायबिलिटी की बात कर रहा है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। अब बेसिकली रिलायबिलिटी होती क्या है, रिलायबिलिटी ये होती है कि एक जो टेस्ट है आपकी, जो उसका स्कोर है वो ऐसा बना हुआ हो, जो एक ही स्टूडेंट अगर बार बार दे तो उसका स्कोर जो एक बार जो आए हाई स्कोर आए तो उसके ही लगभग करीब ही उसका स्कोर आए। ऐसे ना हो कि एक आप स्टूडेंट्स को दे के जाएँ, एक स्टूडेंट ने एक टेस्ट से अभी दे के जाए या फिर बाद में दे तो उसका स्कोर अभी जो है इतना आए और फिर कम या ज़्यादा, ऐसे ना हो।
ठीक है। वैलिडिटी रिलायबिलिटी यही है आपकी कि जो स्कोर है वो मैंडेट हो, और स्कोर जो भी एक बच्चा जो दे तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो, एक बार उसको दे के जाए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग वही हो, ठीक है। ये रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी जो है वो मेजर करती है एक स्टूडेंट का, जो वेदर रिजल्ट कैन बी रिप्रोड्यूस और अंडर सिमिलर कंडीशन, जो है यहाँ पे आप देखें सिमिलर कंडीशन में जो है वो आए, ऐसे ना हो कि वो डिफरेंट आ जाए, ठीक है। टेस्ट स्कोर जो है वो डिफरेंट आ जाए, तो इसकी क्या है, रिजल्ट कैन बी रिप्रोड्यूस अंडर द सिमिलर कंडीशंस, ओके। ये हमारी रिलायबिलिटी होती है। अब वैलिडिटी क्या होती है, वाइल द वैलिडिटी रिफर टू द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर whether the result represent what they are supposed to measure, ठीक है। अब वैलिडिटी के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। वैलिडिटी जैसे कि हम टीचिंग लाइसेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब पेडागोजिकल कंटेंट कोर्स में जो है वो IPA जो STS हैं, वो अगर फिज़िक्स से क्वेश्चन देते हैं तो ये एक्यूरेसी तो नहीं हुई ना। तो इस लिहाज से जो आप देखेंगे वैलिडिटी जो है वो ये हो कि एक्यूरेसी हो, जो हमें पढ़ाया क्या है उसी में से जो है क्वेश्चंस हों, उसी में से जो है टेस्ट ली गई हो, और जो भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है एक्यूरेसी जो है टेस्ट को वैलिडिटी जो है रिफ़र कर सकें, तो उसकी एक्यूरेसी हो ताकि हम उस चीज़ को सही से समझ सकें और बच्चों को जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। अब की पार्ट्स ऑफ टेस्ट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, इन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे, ठीक है। MCQs जो है वो पाकिस्तान में देखें या सिंध में जो भी टेस्टिंग होती है वो हम MCQs बेसिस पे ही तकरीबन जो है हम असेस करते हैं, या जो भी जॉब्स वगैरह होती हैं वो MCQs बेसिस पे होती हैं, ठीक है। अब MCQs क्या होते हैं, सच ए क्वेश्चन हैव अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय मल्टीपल ऑप्शंस, followed by option only one of them is correct, ठीक है। चूज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब MCQs के जो एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, MCQs के हिसाब से कैपिटल ऑफ सिंध है कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर, ठीक है। सिंध का जो है वो कैपिटल कौन सा है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये ऐसा MCQs होता है, ठीक है। अब ये हमारा मेजर आ गया कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए ये क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस क्या हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन जो हैं वो आप ऐसे कह लें जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, वेदर रिस्पॉन्सेज कुड बी इन अ वर्ड और अ फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस में हो या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, जिसमें जो है हम किसी चीज़ के बारे में जो है एक्सप्लेन कर सकें या समझा सकेंगे ये चीज़ें, इसका आंसर जो है वो क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, साद कवर्स 50% ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस ही डिड ही कवर, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एज एग्जांपल कि ये जो CRQ जो क्वेश्चन है वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, ठीक है, ERQs। अब ERQs में क्या होता है, ERQ जो है ऐसे टाइप आर मोर देन 3 सेंटेंसेस आंसर होता है, क्वेश्चन वेयर द रिस्पॉन्सेज आर द डीप आर द डिटेल, ठीक है। अब वो क्वेश्चन होता है जिसमें हम जो है डीप में जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में जो है आंसर देते हैं, जैसे कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक क्वेश्चन बना के। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है इंट्रोड्यूस कमांड वर्ड, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस कमांड वर्ड में CP जो है एक्सप्लेनिंग कमांड वर्ड्स SLOs हेल्प इन द आइडेंटिफाई कॉग्निटिव लर्निंग मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये जो है ये एक्टिविटी है जो कि क्लास में दी गई हुई थी जो हैंडआउट में, तो ये उस हिसाब से बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारे टाइप्स हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, आप उसमें भी यही चीज़ें आएंगी कि आप जो है टेस्ट कैसे बनाते हैं, टेस्ट को जो है किस तरीके से बनाते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुका हूँ, यही चीज़ें जो है वो जो आएंगी। अगर वो कहें कि आप CRQ क्वेश्चन जो है एक हैंड आउट दिया हुआ होगा कि आपको कहें कि ये हैंड आउट जो है इसमें से आप CRQ क्वेश्चंस बनाएं, तो आप किस तरह से बना दें, ये एग्जांपल जो यहाँ पे दिए हुए थे, ठीक है, उस हिसाब से बात करना।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखें, इनको समझने, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक्सटेंडेड जो है वो कैसे बनते हैं, जो कि एप्लीकेशन ये वो होता है, वहाँ पे आ जाए कि आप ERQ जो है इस हैंडआउट से बनाएं, ठीक है। आप 8वीं क्लास में असेसमेंट करें कैसे करेंगे, ठीक है। इस लिहाज से अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, या आपको कहें कि ड्यूरिंग क्लास जो है आप पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लानिंग के दौरान आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, और असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, या MCQ जो है ये दी हुई हैं, या आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो हैंड आउट जो है आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो अब कौन सी असेसमेंट और कैसे असेसमेंट लेंगे। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द CRQ टेस्ट इन टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जो है समझनी है। जो ये हैंड आउट में सेंड कर रहा हूँ इसको आप डिस्कस कर समझ लेना, ताकि आपको आसानी आ सके। इस कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट हमने डिस्कस किया था आज, और असेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इन चीज़ों असेसमेंट के टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, और टेस्ट के बारे में भी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट जो है वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।